आज हम भावनाओं यानी इमोशंस को समझने और उन्हें काबू में करने के एक सफर पर चल रहे हैं। हमारे हाथ लगी है थिब्बू म्यूरेस की किताब मास्टर योर इमोशंस की एक ऑडियो बुक समरी। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमें कैसा महसूस होता है, पर ये समझना है कि हम अपनी भावनाओं को अपने भले के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। क्या ये पता है कि हमारे सिर के अंदर जो दिमाग है वो आज भी हमारे उन पूर्वजों जैसा है जो हजारों साल पहले गुफाओं में रहते थे? और हमारी आज की खुशी या दुख से इसका एक बहुत गहरा नाता है। बिल्कुल, और यही मतलब आज की हमारी सारी बातचीत का केंद्र है। इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म। हाँ, जीवित रहने की प्रणाली। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए क्या जरूरी था? ये याद रखना कि किस झाड़ी में जहरीले फल थे। अच्छा। या किस रास्ते पर किसी जंगली जानवर का खतरा था। एक अच्छी मीठी बेरी को भूल जाना जानलेवा नहीं था, पर एक शेर को भूल जाना यादों को वेलक्रो की तरह चिपका लेता है। ये एक सेफ्टी फीचर था जो आज के जमाने में हमारे लिए एक बग बन गया है। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉस मीटिंग में हमारे काम की थोड़ी सी आलोचना करता है, हाँ। तो हमारा दिमाग उसे ऐसे महसूस करता है जैसे किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया हो। बिल्कुल। भले ही असल में हमारी जान को कोई खतरा ना हो। बिल्कुल, वो पुरानी वायरिंग आज भी एक्टिव है। जैसे कबीले से निकाला जाना। हाँ, वो हमारे पूर्वजों के लिए मौत की सजा जैसा था। सही बात है। आज बॉस की डांट या सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट, वो हमारे दिमाग को वैसा ही खतरे का सिग्नल भेजता है। अच्छा। खिलाफ जाकर सचेत कोशिश करनी पड़ती है, नहीं तो वो अपने आप हमें नेगेटिविटी की तरफ खींचता रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन बना बैठा है तो फिर हम खुशी ढूंढते कहाँ हैं? ज्यादातर तो नई कार, नया फोन, बढ़िया छुट्टियां, इन्हीं चीजों में। हाँ, और कुछ देर के लिए अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। वो डोपामाइन का एक छोटा सा हिट होता है। पर यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे हेडोनिक अडैप्टेशन कहते हैं। हेडोनिक अडैप्टेशन? हाँ, इसका मतलब है कि हम किसी भी अच्छी या बुरी चीज के आदी हो जाते हैं। नया फोन खरीदा, एक हफ्ते तक बहुत अच्छा लगा, एक महीने बाद वो बस एक फोन है। और खुशी का लेवल वापस वही आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। अरे, ये तो एक तरह की दौरी मार हो गई। हेडोनिक अडैप्टेशन की वजह से हम अच्छी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। बिल्कुल, समझदारी। और यहीं पर सोनिया ल्यूबोमिर्स्की की किताब द हाउ ऑफ हैप्पीनेस का एक फॉर्मूला तस्वीर को साफ करता है। अच्छा। रिसर्च के हिसाब से हमारी खुशी का 50% हिस्सा हमारी जीन से तय होता है। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ज्यादा खुशमिजाज होते हैं। 50% सिर्फ जीन से? हाँ, 50%। और बाकी का 50%? यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात है, सिर्फ 10% हिस्सा हमारे बाहरी हालात पर निर्भर करता है। क्या? हमारी नौकरी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा घर, सिर्फ 10%। एक मिनट, बस 10%? तो हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जिस चीज के पीछे भागने में लगा देते हैं वो हमारी असल खुशी का सिर्फ 10% हिस्सा है। बिल्कुल। और बचा हुआ 40% वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, ये हमारी सोच, हमारे नजरिए, हमारे रोज के कामों से आता है, और यही वो 40% है जिस पर हम काम कर सकते हैं। सच्ची खुशी बाहर से नहीं, इसी 40% से आती है। ठीक है, तो ये तो हुई खुशी की बात, लेकिन असल जिंदगी में तो गुस्सा, चिढ़, उदासी जैसी भावनाओं से ज्यादा पाला पड़ता है। उनके बारे में किताब क्या कहती है? हम अक्सर इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं या खुद को कोसते हैं कि हमें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। और वो सबसे बड़ी गलती है। किताब में पेनेलोपी की कहानी है। वो देर से उठी, काम के लिए भागना पड़ा। हाँ, होता है ऐसा। और उसे पूरे दिन चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। अब वो खुद को कह सकती थी, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, जो ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, और इससे वो और चिड़चिड़ी हो जाती। पर वो एक और तरीका अपना सकती है, खुद को अपनी भावना से अलग करना। मतलब? वो कह सकती है, हाँ, मेरे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे चला जाएगा। मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है और मैं चिड़चिड़ी हूँ, इन दोनों में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भावनाएं वो मौसम की तरह होती हैं, आती जाती रहती हैं, वो आपको डिफाइन नहीं करती। मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है कहना एक बात है, और मुझे डिप्रेशन है कहना बिल्कुल अलग। दूसरे वाक्य में उस भावना को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन क्या हर नकारात्मक भावना को बस आने जाने देना सही है? कभी कभी गुस्सा हमें किसी अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं देता। बिल्कुल। या असफलता का डर हमें ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल करता है। भावनाएं दुश्मन नहीं है,
वे संदेशवाहक हैं। मैसेंजर हैं। हाँ, वे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। असफलता का एहसास शायद ये कह रहा है कि अगली बार तैयारी और अच्छी करनी होगी। उन्हें दबाने के बजाय हमें रुककर सुनना चाहिए। तो अगर सिर्फ 10% खुशी बाहरी बातों पर है और भावनाएं सिर्फ संदेशवाहक हैं, तो इसका मतलब है कि सब कुछ हमारे नजरिए पर आकर टिक जाता है। बिल्कुल। किताब में केटी का उदाहरण है। उसने सुना कि उसकी नौकरी जा सकती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पहले तो उसे यही लगा, डर, चिंता, लेकिन फिर उसने अपना नजरिया बदला। उसने सोचा, मैं इस नौकरी से वैसे भी खुश नहीं थी, शायद ये एक मौका है अपने सपनों की नौकरी पाने का। अच्छा। देखिए, हालात नहीं बदले, नौकरी जाने का खतरा अभी भी है, लेकिन नजरिए के बदलते ही भावनाएं बदल गईं। डर की जगह उम्मीद ने ले ली। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में करना मुश्किल होता होगा। हम सामाजिक दबाव में भी तो जीते हैं। हाँ, वो भी है। एक उम्र तक शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, इन धारणाओं को चुनौती देना आसान नहीं है। आसान नहीं है, पर जरूरी है, क्योंकि वो 40% का कंट्रोल यहीं से आता है। ये पूछना कि क्या ये सच में मेरी खुशी का रास्ता है या सिर्फ समाज की उम्मीदों का। सही बात है। और भविष्य का डर, हम उस चीज के लिए चिंता करते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। हाँ। भविष्य के बारे में चिंता करने से भविष्य नहीं बदलेगा। वर्तमान पर ध्यान देना ही एकमात्र तरीका है। सबसे बड़ी सीख यही है, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमें भावनाओं को दबाना नहीं है, पर जब कोई बहुत तेज भावना, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख महसूस हो रहा हो, तो उसे बस जाने देना कैसे है? ये कोई स्विच तो है नहीं कि बंद कर दिया? नहीं, स्विच नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। और इसका पहला कदम है, जो हमने पहले भी बात की, अपनी भावनाओं को खुद से अलग करना। अच्छा। जैसे पेनी को जब उसके बॉस ने तीसरी बार काम ठीक करने को कहा, तो उसे लगा कि वो बेवकूफ है। हाँ, ये एक बहुत आम एहसास है। हाँ, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सोचा, रुको, मुझे बेवकूफी महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ। ये फर्क करना जरूरी है। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को लेबल करना, एक नाम देना। मैं दुखी हूं के बजाय सोचें, मैं इस वक्त दुख का अनुभव कर रहा हूं। इससे एक दूरी बन जाती है। एग्जैक्टली। आप उस भावना के समुद्र में डूबने के बजाय किनारे पर खड़े होकर उसे देख पाते हैं। और तीसरा, उन्हें पकड़कर ना रखना। पकड़कर ना रखना। हाँ, जैसे एमिली का उदाहरण है। वो अपने दोस्तों की सफलता से जलती थी और खुद को हारा हुआ महसूस करती थी। उसने रोज पूरे होने वाले छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किया, जैसे आज 10 मिनट टहलने जाऊंगी। जब वो इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करने लगी, तो उसे एक जीत का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने बेकार महसूस करने की भावना को जाने दिया। तो भावनाओं को छोड़ने के लिए कोई खास तकनीक भी है? हाँ, किताब में द सेडोना मेथड का जिक्र है। बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक है। अच्छा, बताइए। चलिए, मैं इसे अभी ट्राई करती हूँ। आज सुबह ट्रैफिक में फंसकर मुझे बहुत चिढ़ हुई थी और वो झुंझलाहट अभी भी थोड़ी बाकी है। बढ़िया। तो कदम 1, उस एक भावना पर ध्यान केंद्रित करें। इस मामले में वो झुंझलाहट। ठीक है, कर लिया। कदम 2 और 3, अब खुद से पूरी ईमानदारी से 2 सवाल पूछें। पहला, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकती हूँ? हाँ, शायद दे सकती हूँ। अच्छा, अब दूसरा सवाल, क्या मैं इस भावना को जाने दूंगी? हाँ, क्यों नहीं, इसे रख के क्या मिलेगा? तो हाँ, मैं इसे जाने दूंगी। बहुत अच्छे। कदम 4, अब खुद से पूछें, कब? कब मतलब? अच्छा, समझ गई, अभी। बिल्कुल। और कदम 5, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप हल्का महसूस ना करने लगें। दोबारा पूछें, क्या मैं बची हुई झुंझलाहट को जाने दे सकती हूँ? क्या मैं जाने दूंगी? कब? अभी। अरे, ये सच में थोड़ा हल्का महसूस कराता है। ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि सवाल बहुत सीधे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें पूछने का काम ही शायद दिमाग को एक अलग दिशा में ले जाता है। ये अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनने जैसा है। बिल्कुल। कभी कभी हमारी भावनाएं सिर्फ संदेश ही नहीं, बल्कि एक तरह का अंदरूनी गाइड होती हैं। वो हमें बताती हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने की जरूरत है। हाँ, किताब में हैरियट नाम की एक महिला का उदाहरण है। वो अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, किसी भी चीज से खुश नहीं थी। हमेशा एक दबे हुए तनाव और उदासी में जी रही थी। तो उसने क्या किया? एक दिन उसने अपनी उदासी की भावनाओं को सुना। उसने समझा कि ये भावना कह रही है, यहाँ कुछ भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। क्या? एक नए शहर में जाने का। और ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। उसकी भावनाओं ने उसे एक बड़े और जरूरी बदलाव की तरफ धकेला। यहीं पर आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस काम आती है। ये जानना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। बिल्कुल।
और इसे प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन तरीका है लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे होने का कॉन्सेप्ट। ये क्या है, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे? जब आप लाइन के ऊपर होते हैं तो आप जागरूक होते हैं, सीखने को तैयार रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप लाइन के नीचे होते हैं तो आप रक्षात्मक होते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं और हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तो किसी भी मुश्किल बातचीत से पहले हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं इस वक्त लाइन के ऊपर हूँ या नीचे? ठीक यही। बस ये एक सवाल आपको तुरंत अपनी मानसिक स्थिति के बारे में जागरूक कर देगा। मेरा ये विचार लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे? इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कोई और प्रैक्टिकल तरीका है? एक बहुत ही कारगर तरीका है एक हफ्ते के लिए अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करना। एक डायरी लें और हर दिन के अंत में लिखें कि आप 1 से 10 के पैमाने पर कैसा महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ क्या लिखना है? इसके साथ कुछ और सवालों के जवाब भी लिखें, जैसे आज मैंने कौन सी मुख्य नकारात्मक भावनाएं महसूस की, उनका कारण क्या था, मैंने उस भावना से निकलने के लिए क्या किया, और सबसे जरूरी, हाँ सबसे जरूरी, अगली बार इन भावनाओं से बचने के लिए या बेहतर तरीके से निपटने के लिए मैं क्या अलग कर सकता हूँ। ये तो अपने इमोशनल पैटर्न को समझने के लिए एक तरह का डेटा इकट्ठा करने जैसा हुआ। बिल्कुल। ऐसा करने से आप अपनी भावनाओं के पैटर्न को समझने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपके ट्रिगर हैं। ये आपके अपने लिए एक इमोशनल टूलकिट बनाने जैसा है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार निकालें तो हमारा दिमाग नकारात्मकता की ओर झुका है। हाँ, अपनी पुरानी वायरिंग की वजह से। लेकिन हमारी असली खुशी का 40% हिस्सा हमारी अपनी सोच और कामों में है। भावनाएं अस्थायी हैं, वे हमें परिभाषित नहीं करती। बिल्कुल, बल्कि वो हमारे लिए एक गाइड का काम कर सकती हैं। और उन्हें प्रबंधित करने के लिए हमारे पास द सेडोना मेथड और अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करने जैसे प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, अगली बार जब कोई नकारात्मक भावना आए, हाँ, तो ये पूछने के बजाय कि मैं इस भावना से छुटकारा कैसे पाऊं, ये पूछने की कोशिश करें, ये भावना मुझे इस वक्त क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। वाह। ये छोटा सा बदलाव आपको अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उनसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद करेगा।